नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। कल की क्लास के बाद आज हम शुरू करेंगे अजमेर के चौहान शासकों में आगे की कड़ी में अर्णोराज। अर्णोराज भी अजमेर के चौहान शासकों में महान शासक हुए हैं, जिन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया 1137 ईस्वी में। और आना सागर झील में बांडी नदी या चंद्रा नदी का पानी आता है और इस आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया और इस दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे बहारादरी बनवाई और इस जहांगीर की पत्नी नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने दौलत बाग में बैठकर ही गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। इस पर आप गौर करना। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया 1137 ईस्वी। और कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं कि आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, तो बांडी नदी या चंद्रा नदी भी कहते हैं उसे। बांडी नदी या चंद्रा नदी का पानी आना सागर झील में आता है। अर्णोराज के दरबारी विद्वान के बारे में देखें तो अर्णोराज के दरबारी विद्वान थे देवबोध और धर्मघोष। इसके बाद अर्णोराज ने पुष्कर में वरा मंदिर का भी निर्माण करवाया, परंतु इस वरा मंदिर को जहांगीर ने तुड़वा दिया था और जहांगीर ने पुष्कर में महलों का निर्माण करवाया था। और इस पुष्कर के वरा मंदिर के अलावा एक आहड़ में भी वरा मंदिर है, जिसका निर्माण मेवाड़ के गुहिल शासक अलट ने करवाया था। तो आप ध्यान रखें, वरा मंदिर दो हैं, एक पुष्कर में जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया और एक आहड़ में जिसका निर्माण अलट ने करवाया। इसके बाद आगे देखें तो अर्णोराज ने गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज को हराया और उसकी बेटी कांचन देवी से विवाह किया। और ये अर्णोराज गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल से हार गया था और इसने अपनी राजकुमारी जालन देवी या जल्हणा का विवाह कुमारपाल से किया था। इस चीज की जानकारी प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश पुस्तकों से मिलती है। फिर अर्णोराज ने जैनों को खरतरगच्छ शाखा को भूमि अनुदान दिया था। इसके बाद हम अपने टॉपिक को देखने के लिए ये बात देख सकते हैं कि अर्णोराज की दो रानियां थी। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो अर्णोराज की दो रानियां थी, एक सुधवा और एक कांचन देवी, जो गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की बेटी थी। सुधवा के 3 पुत्र थे, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और देवदत्त। और कांचन देवी के एक पुत्र था सोमेश्वर। जगदेव के एक पुत्र था पृथ्वीराज सेकंड और विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र 2 थे, अपर गांगे और नागार्जुन। देवदत्त के कोई पुत्र नहीं था। और फिर इस कांचन देवी के सोमेश्वर के भी 2 पुत्र थे, पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। पृथ्वीराज तृतीय का बेटा था गोविंदराज। इस चीज़ को हम सारणी के माध्यम से देखें तो हमें अच्छी तरह से याद रहेगी। कई बार ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगला शासक कौन था, इससे रिलेटेड सुमेलित कीजिए से रिलेटेड, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे शासक के रूप में देखें तो जगदेव आते हैं, जो अर्णोराज के बेटे थे और ये चौहान वंश के प्रथम पितृहंता माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। पितृहंता का अर्थ होता है, पिता को संस्कृत में पितृ कहते हैं और हंता यानी मारने वाला, पिता को मारने वाला पितृहंता। फिर जगदेव राजा बना अपने पिता को मारकर। फिर इसके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने जगदेव को हटा दिया। फिर अगले शासक के रूप में आते हैं विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के चौहान शासकों में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा सांस्कृतिक और साम्राज्यवादी वो सब विकास हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विग्रहराज चतुर्थ को बिसलदेव भी कहा जाता है और विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा जिसका नाम हरिकेली था और उसकी भाषा संस्कृत थी। और विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक नाटक भारवी की किराता अर्जुनियम से प्रभावित होकर लिखा था और भारवी की किराता अर्जुनियम में भगवान शिव और अर्जुन की कथा है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, कई परीक्षाओं में देखने को मिलता है। हरिकेली नाटक भाषा संस्कृत विग्रहराज चतुर्थ का है और किससे प्रभावित होकर? भारवी की किराता अर्जुनियम से प्रभावित होकर। फिर हरिकेली नाटक का आधा हिस्सा 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर पर लिखा है और आधा हिस्सा
इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर के राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लिखा हुआ है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियां दो मिलती है, एक कवि बांधव जो जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय में लिखी है और एक कंठाभरण। फिर विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वानों में सबसे पहले सोमदेव आते हैं। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और उनकी रानी देसलदेव का वर्णन है। और दूसरे हैं नरपति नालय जिन्होंने बिसलदेव रासो ग्रंथ लिखा जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और राजमती का वर्णन है। और इस बिसलदेव रासो की भाषा गोडवाड़ी है और इसमें श्रृंगार रस है और इसके 4 भाग हैं। इसके बाद आगे की कड़ी में देखें तो विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया टोंक जिले में, और एशिया का सबसे बड़ा पेयजल बांध बिसलपुर बांध माना जाता है। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला भी विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में बनवाई, और इस सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया और इसके स्थान पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया जो राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। इसके निर्माण के बारे में 2 मत हैं। एक तो इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, ये जॉन मार्शल के अनुसार है। और यहाँ पर पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स भरता है। उर्स यानी मेला, मेले को मुस्लिम भाषा में उर्स कहा जाता है। तो यहाँ पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स भरा था इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ये पर्सी ब्राउन के अनुसार है। और इस 2.5 दिन के झोंपड़े को 16 खंभों का महल भी कहते हैं, और इसका नक्शा अबू बकर नामक व्यक्ति ने बनाया था। और यहाँ से राजस्थान का पहला फारसी शिलालेख प्राप्त हुआ जिस पर संस्कृत पाठशाला तुड़वाने वालों के नाम मिलते हैं। इस पर भी आप गौर करना, कई बार ऐसे डीप में क्वेश्चन आए तो ऐसा आ सकता है कि 2.5 दिन के झोंपड़े राजस्थान का पहला फारसी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर से प्राप्त हुआ था, और इस पर संस्कृत पाठशालों को तुड़वाने वालों के नाम मिलते हैं। फिर आगे देखें तो किलहॉर्न नामक विद्वान ने विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव की तुलना कालिदास और भवभूति से की है। और विग्रहराज चतुर्थ ने धर्मघोष के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगा दी थी। इसने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया 1163 ईस्वी में, और ये शिवालिक स्तंभ लेख अशोक के टोपरा अभिलेख के नीचे लिखा हुआ था तथा फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली में लगवा दिया था। फिर गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया विग्रहराज चतुर्थ ने और मल्लेच्छों का नाश किया। इसकी जानकारी सोमदेव की ललित विग्रहराज से मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर राजा को हराया, इसकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, और गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये दशरथ शर्मा के अनुसार है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट माना जाता है कि चौहान वंश का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल अजयराज के काल को कहते हैं और चौहान वंश का स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहते हैं। ये आप ध्यान रखना। और इस विग्रहराज चतुर्थ ने, इसका नाम बिसलदेव भी था इसलिए इसने बिसलपुर नगर की स्थापना की और यहाँ पर एक तालाब और शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया। आज जो मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है और कल वाले वीडियो में जो दी है उसकी मैं PDF बना के अपलोड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। और जो मैं ये नोट्स बोलती हूँ वो आप रिटर्न भी लिख सकते हैं, सुन के वीडियो को पॉज कर करके, और अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं जो हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। और आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम अपर कांगे नामक शासक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करना।